तो संपूर्ण जातिगत गणना होनी चाहिए और उसके आर्थिक आंकड़े जारी होने चाहिए। जैसे बिहार में हुआ था तो पता लगा कि 10% आबादी सामान्य समाज की है और 90% आबादी SC, ST, OBC और माइनॉरिटी। अब मेरा ये कहना है कि जब ये हो जाए तो फिर शासन साधन संसाधन में भी बंटवारा होना चाहिए। फिर 52% OBC को 52% आरक्षण मिलना चाहिए। इस बात का भी मैं सबसे पुरजोर वकालत करूंगा और अगर उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, जैसे मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो, इस काम को दोहरा के दिखाने का काम भी आजाद समाज पार्टी करेगी। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, ये भी मन में शंका बड़ी आ गई है कि ईवीएम के द्वारा वोट की चोरी हो रही है। ये भी बहुत बड़ी शंका लोगों के मन में है और मैं समझता हूं कि लोकतंत्र में तो जो जनता की समस्या है, जो जनता की शंका है, जो जनता की मांग है वो पूरी होनी चाहिए। होनी चाहिए। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब होता है जनता द्वारा जनता का शासन, यानी कि जनता अपने लिए प्रशासक नियुक्त करती है कि हमारी काम धाम की रखवाली कौन करे। ठीक है, तो जनता ये चाहती है। आप भी आज बता दो, बैलेट से चुनाव होना चाहिए या ईवीएम से? ईवीएम से कह रहे हो क्या? नहीं, समझ नहीं आ रहा। जब मैं कहूंगा बैलेट से और अगर आप सहमत हो तो जोर से नारा जाना चाहिए। ईवीएम से होना चाहिए या बैलेट से होना चाहिए? एक और बार बताओ, मजा नहीं आ रहा। बैलेट से होना चाहिए क्या? बहुत अच्छे। तो जनता की मांग को प्रमुखता से रखना हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए बैलेट से चुनाव होना चाहिए। हमें इस ओर पर ध्यान देना चाहिए। जबकि मैं तो ईवीएम से जीत के आया हूं नहीं आया हूं, लेकिन जो लोग मेरे चुनाव में गए वो जानते हैं कि डंडा लेकर रखवाली की है हमारे लोगों ने 1.25 महीने, जब तक रिजल्ट नहीं आया। ऐसे नहीं जीते हैं। 24 घंटे मशीन सो जाती थी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी का नौजवान नहीं जीत सोता था। इस तरह से जो है काउंटिंग करा के जीते और अंतर भी छोटा मोटा नहीं है। 1.5 लाख से ज्यादा वोट से जीते। कितने वोट से? ये आपकी मेहनत। मैं कानपुर मंडल के साथियों का भी धन्यवाद दूंगा। जब मैं वो चुनाव लड़ रहा था, आपने अपनी मेहनत की कमाई के पैसे जुटा के यहां से भेजे। मैं अपने मिशन 78 के साथियों का, लीगल सेल के साथी का, किसान मोर्चा के साथियों का, भाईचारा कमेटी के साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। मेरी क्या औकात है कि मैं चुनाव लड़ लूं? बहुत पैसे लगते हैं। ये तो आप लोगों ने हिम्मत जुटाई, अपनी मेहनत कमाई से पैसा भेजा, उससे हमने चुनाव लड़ा और ये करके दिखाया कि अगर हमें मौका मिलेगा तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूं। मैं इस देश में अपने महान पुरुषों के आंदोलन को आगे बढ़ाने का काम कर रहा हूं। इस आंदोलन को राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले ने चलाया, उनके बाद छत्रपति साहू जी महाराज ने चलाया। उन्होंने 50% दिया था, मैं 52 की बात कर रहा हूं। तो भाई बताओ, 60-70 में ये तो समझो 1902 की बात है। 123 साल बाद अगर मैं 2% और आगे बढ़ा रहा हूं तो कौन सा बड़ा काम कर रहा हूं? आप बताओ। बढ़ना तो 60% चाहिए था। आपको याद है ना, सोचता ने बांधी गांठ पिछड़े पावे 100 में 60। समझे नहीं समझे? मैं तो अभी 52 पे हूं, 60 पे नहीं जा रहा हूं। गणना हो जाने दो, 60 हो गए तो 60 के लिए लड़ेंगे। मेरी बात को आप याद रखें। प्यारे साथियों, जिस तरह से निजीकरण किया जा रहा है, हमारी जो सबसे मजबूत शक्ति बनी थी वो सरकारी नौकरी की वजह से बनी। धीरे धीरे सरकारी नौकरी खत्म हो रही है, निजीकरण किया जा रहा है। निजीकरण के जरिए आरक्षण को टकारा जा रहा है, सरकारी नौकरी खत्म की जा रही है। आरक्षण था तो इस गैर बराबरी वाले देश में भी
पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, विश्वकर्मा, सैन, पटेल, गुर्जर, यादव, जाट और शेड्यूल कास्ट में चमार, वाल्मीकि, पासी, धोबी, कोरी, खटीक, धानु, इन जातियों के बच्चे अगर आगे बढ़ के आए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, IAS बने हैं, वकील, जज बने हैं, पटवारी, सेक्रेटरी बने हैं, उसके लिए इस आरक्षण ने हथियार से बड़ा काम किया है, सीढ़ी से बड़ा काम किया। तो सामने से 2 अप्रैल के आंदोलन के बाद किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि सामने से आरक्षण पे हमला कर ले, इसलिए पिछले दरवाजे से निजीकरण करके आरक्षण को खत्म किया जाए। आप सोचना, जब सब प्राइवेट हो जाएगा तो पाल, प्रजापति, कश्यप, सैनी, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, बिंद, राजभर, केवट, मल्ला, निषाद, मुनिया, चौहान, जाट, गुर्जर, यादव, विश्वकर्मा, सैन, इनके बच्चों को लोधी, राजपूत, लोधी रहो बाबू, तभी बात बन पाएगी, वरना कहते इनको जरूरत नहीं है। आप भी समझो। बधाई हो, लोधी समाज के लोग भी हमारे बैठे हुए, उनको बहुत बहुत बधाई। और जायसवाल को, तमाम लोगों को, इनके बच्चों को कौन आगे बढ़ने देगा? इसलिए मैं मानता हूं, क्योंकि अभी सामाजिकता नहीं आई है, अभी समाज, देश पूर्ण रूप से जो है नैतिक नहीं हुआ है कि आपके हक को आपको दे दे, आपको तो लड़के लेना पड़ेगा अभी भी। इसलिए कह रहा हूं, इसलिए मैंने पार्लियामेंट में प्राइवेट मेंबर बिल लाके कहा कि निजी क्षेत्रों में भी SC, ST, OBC के लोगों को आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। बताओ, मिलना चाहिए नहीं मिलना चाहिए? जोर से बताओ। मां भी तभी दूध पिलाती है जब बच्चा चिल्लाहट मार के रोता है। आप घर में चुपचाप बैठे हो तो लोगों को लगता है इनको कुछ चाहिए वाइए नहीं, समझे? इसीलिए जागरूक करने निकला हूं कि जाग जाओ, इकट्ठे हो जाओ, अपने हक ले लो, वरना वो दिन दूर नहीं कि आजादी से अपनी बात रखने की आजादी भी देश में खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं, इतना बैकलॉग है। आज ही मैंने रिपोर्ट पढ़ी, मैं एयरपोर्ट पे था, एक इतना बड़ा विमान हादसा हुआ, 300 के लगभग लोगों की जान चली गई। और आज की मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था कि 53% बैकलॉग है, 53% नियुक्तियां खाली पड़ी हुई है, लेकिन सरकार को नहीं समझ में आता कि 53% नियुक्तियां भरनी है। आप समझो, 2 आदमी का काम 1 आदमी से ले रहे, इसलिए कई बार नुकसान उठाना पड़ रहा। तो ये मांग भी हमने प्रबुद्धन सम्मेलन के जरिए अपने लोगों तक पहुंचाने का काम किया। प्यारे साथियों, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और उन पर आपसे चर्चा करनी है, इसलिए मैं यहां से शुरू करूंगा कि मैंने पार्लियामेंट में सरकारी सिस्टम किस तरह सुधरे अस्पतालों में, इसके लिए ये मांग रखी थी कि अगर इसको सुधारना है तो हमें सबसे पहले सरकारी हॉस्पिटल में ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नीति बनाने वाले और नीति लागू कराने वालों के परिवार का हित उससे जुड़ जाए। कैसे? नीति बनाने वाले यानी कि संसद में, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा, विधान परिषद में, या नगर पालिका, नगर परिषद में, या ग्राम पंचायत में जितने भी प्रतिनिधि हैं संवैधानिक पदों पे, चाहे वो ग्राम पंचायत का मेंबर हो, चाहे महामहिम राष्ट्रपति जी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, या गांव का प्रधान हो, चाहे जिला पंचायत का सदस्य हो, या जिला पंचायत का अध्यक्ष हो, नगर पंचायत का चेयरमैन हो, या नगर निगम का मेयर हो, या विधायक सांसद हो, मंत्री, मुख्यमंत्री हो, या मुख्यमंत्री हो, या केंद्रीय मंत्री हो, सबके बच्चों का और उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में होना चाहिए। और उसी तरह से जितने अधिकारी कर्मचारी हैं, चाहे हमारे केंद्रीय सचिवालय के अधिकारी हों या ग्राम पंचायत में सबसे जो छोटी इकाई है वहां सेक्रेटरी, जिसको हम सचिव कहते हैं, वो
चाहे कानूनो हो, तहसीलदार हो, नायाब हो, एसडीएम हो, एडीएम हो, डीएम हो, कमिश्नर हो, या अपर सचिव हो, मुख्य सचिव हो, प्रमुख सचिव हो, जितने भी पद हैं, चाहे पुलिस के हमारे सिपाही हो, चाहे मास्टर हो, डॉक्टर हो, सबके बच्चों का इलाज बीमार होने पर उनका इलाज सरकारी अस्पताल में होना चाहिए, और जो डॉक्टर वहां इलाज कर रहा है उसके बच्चों का इलाज भी, उसका इलाज भी सरकारी अस्पताल में होना। आप देखना, जिस दिन ये पॉलिसी लागू हो जाएगी, ऐतिहासिक क्रांति हो जाएगी, शानदार बिल्डिंग होगी, सारी सुविधाएं होंगी, पूरे डॉक्टर होंगे, स्टाफ की कमी नहीं होगी, अनगिनत काउंटर होंगे, दवाइयां भी वहां मिलेंगी, टेस्ट भी वहां होंगे, जेब भी नहीं कटेगी और जान भी नहीं जाएगी। मेरी बात को याद रखना, जान भी बचेगी और सामान भी बचेगा और जेब भी नहीं कटेगी, क्योंकि मानव जीवन सबसे अनमोल है, इसकी रक्षा होनी चाहिए। मैंने अपने पिता को अपने हाथों में खो दिया था, पैसे की कमी के कारण, किसी और के पिता की, किसी बहन की, किसी भाई की, किसी के पति की, किसी की मां की, किसी के बच्चों की जान ना जाए, इसका फैसला हमें करना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि पैसे की कमी के कारण या असुविधा के कारण मेरे लोकसभा क्षेत्र नगीना में, बिजनौर में मुझे जान के बड़ी तकलीफ हुई। मैंने अधिकारियों को बहुत फटकार लगाई कि डायलिसिस चल रहा था, एक मुस्लिम भाई 26 साल का डायलिसिस चल रहा था, लाइट चली गई, जनरेटर में तेल नहीं था, उसकी तड़प तड़प के जान चली गई डॉक्टर की लापरवाही की वजह से। आप समझिए, जिस अस्पताल में, सरकारी अस्पताल में जनरेटर नहीं है, जनरेटर में तेल नहीं है, आप समझिए कितना बड़ा भ्रष्टाचार हो। इसलिए यह पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी गोरखपुर में और बहुत जगह पे इलाज की कमी के कारण, ऑक्सीजन के कमी के कारण बहुत सारे लोगों की जान गई, बहुत सारे बच्चों की जान गई। दूसरा, एक क्रांति और करनी है, सरकारी स्कूलों की हालत बदलनी है।